ओके। हेलो एवरीवन। मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये एक कोर्स होगा आपका मॉडर्न इंडिया पर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके। और ये इसका मेन फोकस होगा यूपीएससी के लिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। नंबर वन, फीडबैक। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि क्या और इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। नंबर टू, आई वुड रिकमेंड कि आप सॉरी वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की मॉडर्न इंडिया बुक भी पढ़नी है। ओके। नंबर थ्री, मैं स्पेक्ट्रम की सीक्वेंस फॉलो नहीं करूँगा इन वीडियो लेक्चर्स में एग्जैक्टली, पर जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपको स्पेक्ट्रम में आगे पीछे कहीं भी ढूंढना है और उसकी खुद भी रीडिंग करनी है। ओके। और फोर्थ पॉइंट आपका स्टार्टिंग में ही जो चैप्टर है स्पेक्ट्रम में सोर्सेज का, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पर जो चैप्टर है मैं उसको नहीं कवर करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और आप लोग खुद उसको एक रीडिंग दे सकते हो। ओके। तो अब हम शुरू करेंगे। सॉरी। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा आपका ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ओके। इसमें भी दो पार्ट होंगे। पहले तो कैसे उन्होंने बाकी यूरोपियन पावर्स को हराया, ठीक है, और फिर कैसे उन्होंने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को हराया, ठीक है, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। और यहाँ पे सेकंड पार्ट ये होगा आपका फ्रीडम स्ट्रगल, या फिर स्लैश इसे हम नेशनल मूवमेंट भी कह सकते हैं। ओके। तो इसमें जो आपका ये यूरोपियन पावर्स का था, तो इसमें हम देखेंगे कि ये यूरोपियन पावर्स वाला हिस्सा, इसमें हम देखेंगे कि कैसे वो बाकी यूरोपियन पावर्स को वन बाय वन हराएंगे और फिर कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सब कुछ एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही था कि बाकी यूरोपियन पावर्स को हराना है। इसमें उस समय आपकी मेन यूरोपियन पावर्स जो थी ब्रिटिशर्स के अलावा वो थे आपके पोर्तुगीज़ थे, डच थे, फ्रेंच थे और थोड़े बहुत डेन्स भी थे ही, ठीक है। तो इनको स्टेप बाय स्टेप हराएंगे ब्रिटिशर्स। और कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये सब जो है आपका प्लानिंग का हिस्सा था, मतलब इट वाज ऑल प्लान्ड। और कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये प्लान नहीं था, पर एक के बाद एक इवेंट्स होते गए और ये चीज़ें ऐसी होती गई, ठीक है। और रही बात इंडियन किंगडम्स में, तो इंडियन किंगडम्स में ऑब्वियसली लेटर मुगल्स तो थे ही आपके, उनको भी हराया, ठीक है। फिर बाकी 18th सेंचुरी के अराउंड इन्होंने और भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को या पावर्स को हराया है। इसमें से एग्ज़ाम्पल है आपके पास मराठास हैं, पंजाब है, मैसूर है, और भी राज्य हैं। फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के लिए हम इन तीन को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे ये सब एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का पार्ट था, ठीक है। तो ये सब पढ़ने से पहले हमें बैकग्राउंड में जाके देखना पड़ेगा कि यूरोपियंस की एंट्री कैसे हुई इंडिया में, ठीक है। खैर सबसे पहले तो पोर्तुगीज़ ही आए थे इंडिया में, 1498 के अराउंड आए थे। डच आपके 1605 में आए थे, फ्रेंच आपके 1668 में आए थे। ओके।
कैसे अब ब्रिटिशर्स इनको वन बाय वन हराएंगे, उसके बाद इंडियन किंगडम्स को हराएंगे, वो सब देखेंगे हम। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यूरोपियंस की एंट्री के साथ भारत में मॉडर्निटी की शुरुआत हुई। तो अब ये मॉडर्निटी है क्या, व्हाट इज़ मॉडर्न, ठीक है। तो हिस्टोरिकल सेंस में मॉडर्न होने को एसोसिएट किया गया है थॉट के साथ। थॉट यानी कि ये एक विचारधारा है। ऐसा कहा जाता है कि जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है वो एक हिस्टोरिकल थॉट है, जो कि आज का आपका नेशन का कंसेप्ट है, कैसे देश हैं, हर देश की अपनी बाउंड्री है। तो ये सब जो मॉडर्न कंसेप्ट है एक नेशन का, ये यूरोप में डेवलप हुआ है, ठीक है। और ये बेस्ड ऑन है यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू पर, यानी यूरोप के नज़रिए से वर्ल्ड को देखा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की वीडियो भी वायरल हुई थी एक, जिसमें उन्होंने यूरोप को कहा था कि उन्हें यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड का जो व्यू है वो छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम्स वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है, पर वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स यूरोप की प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है मॉडर्न होने की, ये एक यूरोपियन पर्सपेक्टिव से आई है, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले मॉडर्न यूरोप के अंदर मॉडर्निटी की शुरुआत से पहले वहाँ पर डार्क एज थी, ठीक है। डार्क एज यानी कि ऐसा नहीं कि कोई अंधेरा था वहाँ पे, एक्चुअल में अंधेरा था। डार्क एज मतलब वहाँ पे समाज, लोग, संस्कृति, ये सब नष्ट हो चुका था वहाँ पर। वहाँ पर चर्च का अफेक्ट बहुत ही ज़्यादा था। किस पर था बहुत ज़्यादा? एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा था चर्च का अफेक्ट। रिलीजन जो है आपका वे ऑफ लाइफ को डोमिनेट करता था। हर एक चीज़ के क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हर एक छोटी छोटी चीज़ पर रिलीजन का इम्पैक्ट था, ठीक है। तो आज से अराउंड 600-700 साल पहले, ठीक है, ईयर्स एगो, जो है वो थियोक्रेसी डेवलप हो रही थी यूरोप में। थियोक्रेसी, ओके। तो थियोक्रेसी क्या होती है? थियोक्रेसी है का मतलब है धर्म आधारित व्यवस्था, यानी कि धर्म ही जीवन को पूर्ण रूप से चला रहा है, पूरी तरह से धर्म लोगों की ज़िंदगी को चला रहा है, ठीक है। तो इसी फाउंडेशन को, जो धर्म आधारित व्यवस्था है, इसको यूरोप में डार्क एज के रूप में देखा गया है। और ये डार्क एज टूटी कब यूरोप में? ये टूटी तब जब एक नई रोशनी आई। नई रोशनी यानी नई विचारधारा आई, जिसको मॉडर्निटी से लिंक किया गया, ठीक है। और जो ये इवेंट है जिसने ये नई विचारधारा लाई, इसे हम कहते हैं रेनेसां, ठीक है। रेनेसां, RENAISSANCE। तो ये देखा हमने नई विचारधारा जो आई जिसने डार्क एज को ख़त्म किया, उसे कहते हैं हम रेनेसां। और यूरोपियन ऑथर्स के अनुसार ये जो रेनेसां था, यहाँ से मॉडर्निटी की शुरुआत हुई, यहाँ से आधुनिकता की शुरुआत हुई, ठीक है। तो पुर्तगीज़ भारत में कैसे आए? वो भारत में आए आपका 1498 में आए, ठीक है, ओके। पुर्तगाल आपका अराउंड इस एरिया में है, ठीक है। तो यहाँ से वो सी रूट के थ्रू आए, ठीक है, यहाँ से इधर को आए, ओके। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, वो यहाँ पे कैलीकट पहुँचा था, ठीक है, कैलीकट। कैलीकट का जो राजा था उसका नाम था मना विक्रमा, ठीक है। वो वास्को डी गामा
उनसे मिला था, सी रूट से आया था वास्को डी गामा। तो अब कई लोग कहते हैं कि मतलब जो इंडिया की डिस्कवरी है वास्को डी गामा द्वारा की गई, इंडिया के लिए जो सी रूट था, ठीक है, उसकी डिस्कवरी, ये मॉडर्निटी नहीं है, इसको हम मॉडर्निटी नहीं कहेंगे। पर जो सी रूट की डिस्कवरी थी वो मॉडर्निटी थी। इंडिया की डिस्कवरी मॉडर्निटी नहीं थी, पर इंडिया के लिए सी रूट की जो डिस्कवरी थी वो मॉडर्निटी का एक हिस्सा थी। वो कैसे? क्योंकि इंडिया के लिए जब सी रूट डिस्कवर वगैरह किया जा रहा था तो फिर और भी नई नई चीज़ें अपनाई जा रही थी, जैसे कि साइंटिफिक सेलिंग, नेविगेशन। तो इन्हें हम उदाहरण कह सकते हैं मॉडर्न थॉट का, ठीक है। बल्कि जो डार्क एज थी यूरोप में, उससे पहले भी इंडिया यूरोप से कनेक्टेड था। जैसे कि एशियन टाइम पे इंडिया और रोमन्स के बीच ट्रेड होती थी, ट्रेड लिंक्स थे, पर उसे हम मॉडर्निटी का उदाहरण नहीं कहेंगे, ठीक है। रोमन्स सी रूट से भी इंडिया से ट्रेड करते थे और लैंड रूट से भी करते थे, ओके। तो अगर हम किसी भी कल्चर को लें तो कल्चर अपने क्लाइमैक्स और फॉल की साइकिल में चलता रहता है। किसी समय कोई कल्चर काफ़ी अपने टॉप पे होता है और किसी समय कल्चर काफ़ी अपने फॉल पे भी होता है, ठीक है। तो पहले जैसे कि मान लो जब यूरोप में कल्चर काफ़ी अपने पीक पर था तो उस समय रोमन्स वगैरह ट्रेड करते थे इंडिया से, सी रूट से भी लैंड रूट से भी। पर धीरे धीरे जब यूरोप में कल्चर का फॉल होता गया तो ये सब जो डिस्कवरीज थी, ये सी रूट वगैरह की, ये सब भी समय के साथ गायब हो गई, ठीक है। तो जो मेडिवल एरा था वो एक कारण था जिसकी वजह से यूरोप डार्क एज में गया और जो ट्रेडिंग रूट था भारत के साथ, सी रूट, वो भी धीरे धीरे बंद हो गया, ठीक है। और इस सब के पीछे का कारण था क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो क्रिश्चियन लोगों को लैंड रूट से भी ट्रेड करना अलाउ नहीं किया जा रहा था भारत के साथ, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये पोर्शन है यूरोप, तो यहाँ इधर लैंड रूट से भी ट्रेड होती थी भारत के साथ, पर बाद में ये भी बंद हो गई क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने लोगों को डार्क एज में डाल दिया था और लोग ट्रैवल लोगों को एक्सप्लोर करना या फिर ट्रेड करना, ये सब अलाउ नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो फिर आपका 1453 में एक घटना होगी 1453 में, और वो घटना ये है कि टर्किश लोगों ने ऑटोमन एम्पायर की स्थापना की, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश्ड बाय टर्क्स, ओके। इन्होंने ऑटोमन एम्पायर की स्थापना की। तो यूरोप में हमने देखा कि एक तो ऑलरेडी लोगों की सोच क्लोज थी, ठीक है, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। पर फिर कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जो भारत के लिए रास्ता था वो फिर से रीडिस्कवर होगा, जो ये सी रूट था। नई नई साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होंगी और इस सब के पीछे हम देखेंगे कि रैशनैलिटी को अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। एक तो आपका रैशनैलिटी को अडॉप्ट किया जाएगा और दूसरा रिलीजन को पीछे छोड़ दिया जाएगा।
तो इस सब की वजह से रिलीजन भी अपने आप को रिफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से हम इस पीरियड को मॉडर्निटी की शुरुआत भी कहेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मॉडर्न नहीं है, पर जो प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिया की डिस्कवरी हुई, वो प्रोसेस मॉडर्निटी का हिस्सा है। तो पुर्तगीज़ की एंट्री जब इंडिया में हुई, तो उसके साथ जो रेनेसां के मॉडर्न थॉट्स थे यूरोप के, उनकी भी तो एंट्री होगी इंडिया में, ठीक है। तो ग्रेजुअली आधुनिक भारत की जो समाज व्यवस्था है उसमें भी बदलाव की शुरुआत होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको कि एशियन टाइम में तो आपका यहाँ पे था, ट्रेड रूट एस्टेब्लिश था, यूरोप और इंडिया के बीच ट्रेड रूट एस्टेब्लिश था एशियन टाइम में, ठीक है। ये ट्रेड रूट था, एस्टेब्लिश था, कनेक्टिविटी थी, पर कुछ चेंजेस हुए। वो चेंजेस क्या थे? वो चेंजेस ये थे कि ऑटोमन एम्पायर आ गया आपका, है ना, बीच में ऑटोमन एम्पायर आ गया। टर्क्स ने ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश किया। तो उन्होंने, टर्क्स ने कहा कि अब अगर यूरोप को भारत से ट्रेड करना है तो ट्रेड उनके थ्रू होना चाहिए, ठीक है। यूरोपियंस तो सोए हुए थे, सोए हुए यानी कि डार्क एज में थे यूरोपियंस, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अब इससे तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें चीज़ें महंगी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि अगर चीज़ें, ट्रेड की चीज़ें आपकी ऑटोमन टर्क्स से होके आएंगी तो ऑब्वियसली वो तो आपको महंगा ही बेचेंगे ना, वो आप सबको महंगा पड़ेगा। यूरोप को इंडियन गुड्स की ज़रूरत तो थी, उन्हें जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइसेस की ज़रूरत थी। स्पाइसेस की ज़रूरत क्यों थी यूरोप में? स्पाइसेस की ज़रूरत इसलिए थी, एक तो पहले ही बहुत कोल्ड एरिया है, वो ठंडा इलाका है ना। और साथ में स्पाइसेस का यूज़ होता था किस चीज़ के लिए? मेडिसिन में भी यूज़ होता था फ्रॉम एशियन टाइम्स। एशियन टाइम से लेकर के मेडिसिन में स्पाइसेस का यूज़ होता था यूरोप में, ठीक है। और खाने में भी होता था स्पाइसेस का यूज़, ठीक है। तो इस सब की तो ज़रूरत थी यूरोप को ना। तो यूरोपियंस चाहते थे कि भारत के साथ ट्रेड हो और बीच में ये ऑटोमन टर्क्स नहीं होने चाहिए। तो फिर अब तो प्रॉब्लम आ गई, ऑटोमन टर्क्स आ गए बीच में। अब इनके सामने सवाल था कि चीज़ें जैसी चलती आ रही हैं वैसी हम चलने नहीं दे सकते। तो ट्रेड रूट ब्लॉक हो गया। अब उनको नींद से जागना पड़ेगा। अब रेनेसां की शुरुआत होगी, क्योंकि अब वो और ज़्यादा सोए नहीं रह सकते। रेनेसां के लिए हिंदी में टर्म पुनः जागरण भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडिया के साथ ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो कई चेंजेस आएंगे यूरोपियन सोसाइटी में। रिलीजियस फोर्सेस का जो इम्पैक्ट था कॉमन आदमी की ज़िंदगी पर, वो भी कम होगा, ठीक है। अब कॉमन आदमी को फ्रीडम मिलेगी इंडिपेंडेंटली और रैशनली सोचने की, ठीक है। उसे दुनिया को अपने एक नज़रिए से देखने की फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चर्च पहले कहता था कि वर्ल्ड इज़ फ्लैट, ठीक है। पर जब लोग सी वॉयजेस पर निकले, खुद उन्होंने देखा और पाया कि दुनिया फ्लैट नहीं है, वर्ल्ड इज़ नॉट फ्लैट, ओके। तो लोगों ने फिर प्रश्न पूछना शुरू किया, ठीक है। पहले लोगों को बोला जाता था कि साइंस पे भरोसा मत करो, पर लोगों ने अब खुद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, खुद चेक करना शुरू किया लॉजिक के बेस पे कि कोई कौन सी चीज़ वर्क करती है और कौन सी चीज़ वर्क नहीं करती, ठीक है। तो रेनेसां एक्चुअल में एक घटना है
एक फिलॉसफी है, एक इवेंट है, ठीक है। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी घटना, एक ऐसी फिलॉसफी जो एक नई विचारधारा की शुरुआत करेगी। लोग इंडिपेंडेंटली और रैशनली सोचना शुरू करेंगे और लोग रिलीजन से हट कर लॉजिकली सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर रेनेसां नहीं हुआ होता तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि यूरोपियंस इंडिया आए होते, क्योंकि बिना रेनेसां के तो यूरोप में लोगों का माइंडसेट ही क्लोज था, ठीक है। क्यों था क्लोज? क्योंकि पॉलिटिकल रिलीजियस फोर्सेस जो थी वो उन्हें लॉजिकली सोचने नहीं देती थी, ठीक है। तो रेनेसां ने ये सब जो बैरियर्स थे लिमिटेड सोच के, इन सब बैरियर्स को तोड़ा और फिर लोगों ने प्रश्न पूछने की शुरुआत की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया 1453 में ऑटोमन टर्क्स जो है वो जो वेल एस्टेब्लिश्ड लैंड के थ्रू ट्रेड रूट था वहाँ पे बीच में आ जाएंगे, ठीक है, और उसको ब्लॉक कर देंगे। तो अब यूरोपियंस को ज़रूरत थी कि एक सी रूट डिस्कवर किया जाए जिसके थ्रू इंडिया से ट्रेड की जा सके, ठीक है। और ये सब होगा साइंस और रैशनैलिटी के बेस पर जब वो निकलेंगे और सी रूट की डिस्कवरी शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया कि रिलीजन ने भी अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। जैसे पहले रिलीजन कहता था कि पैसे कमाना बुरी बात है, पर अब रिलीजन कहने लगा कि पैसे कमाना बुरी बात नहीं है। पहले रिलीजन डार्क एज के समय पे जब यूरोप में डार्क एज थी तो वहाँ पे फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी, ठीक है। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में क्या था, आपका कोई एक बड़ा ज़मींदार होगा, उसके नीचे बाकी वर्कर्स काम करेंगे, ठीक है। तो जब फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी होती है तो उसमें ट्रेड कॉमर्स को उतना प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है। पर रेनेसां जब आया तो साइंस के साथ साथ ट्रेड और कॉमर्स भी प्रमोट हुआ। ये कहा गया कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, जबकि पहले डार्क एजेस के समय पे ऐसा कहा जाता था कि अगर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो आप हेल में जाओगे, आप नर्क में जाओगे, ठीक है। तो रेनेसां क्यों आया, किन फैक्टर्स की वजह से आया, ये सब इतना डीप हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, ये सब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे कि रेनेसां क्यों आया, क्या फैक्टर्स थे वगैरह वगैरह, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा बेसिक अभी इतना जानना है कि रेनेसां आपका क्या था। रेनेसां वॉज अ पीरियड ऑफ इनोवेशन। Renaissance was period of reinventing yourself. Renaissance was period of reimagination of European civilization. ठीक है। यूरोप जो आपका रेनेसां था इसने एक यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू दिया दुनिया को, ठीक है। यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रिलीजन ने भी अपने आप को रिमोल्ड कर लिया, ठीक है। रिलीजन को भी पता चल गया था अगर ये अपने आप में बदलाव नहीं लाएगा तो इसकी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। रेनेसां शायद नहीं होता अगर इंडिया से जो ट्रेड रूट था उसको ब्लॉक नहीं किया जाता। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके रेनेसां की शुरुआत हुई है इटली में, ठीक है। रेनेसां बिगेन इन
इटली, ठीक है। कब हुई? जब ऑटोमन्स ने आज के समय का जो टर्की है, ठीक है, अभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया, तुर्कई कहते हैं अभी, इसे उस समय कहा जाता था कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमन टर्क्स ने कब्जा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कौन रहते थे? यहाँ पे रहते थे आपके क्रिश्चियंस रहते थे, ठीक है। क्रिश्चियंस को बोला गया कि या तो हमारे तौर तरीक़ों से रहो या फिर यहाँ से चले जाओ। तो क्रिश्चियंस को उनके तौर तरीक़ों के अकॉर्डिंग रहना मुश्किल लगा, तो वो वापस चले गए कहाँ? यूरोप, ठीक है। और यूरोप में जाके उन्होंने कहा कि उठो जागो, तुम लोग कब तक सोओगे। अब उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उठो जागो, देखो क्या क्या हो रहा है, वहाँ पे टर्क्स ने कब्ज़ा कर लिया, चीज़ें ऐसे क्यों चल रही है, हम इन्हें ऐसे चलने नहीं दे सकते, ठीक है। तो इससे शुरुआत हुई थी रेनेसां की, ठीक है। तो रेनेसां एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है जिसकी वजह से पोर्तुगीज़ या फिर हम कहें यूरोपियंस भारत के लिए एक नया सी रूट डिस्कवर करने में सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि जो लैंड रूट था उसको तो ब्लॉक कर दिया था टर्क्स ने, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कब्जा करके। कॉन्स्टेंटिनोपोल यानी आपके आज के मॉडर्न डे का इस्तांबुल, है ना। तुर्की की कैपिटल क्या है? इस्तांबुल, ओके। तो लैंड रूट तो वहाँ पे ब्लॉक कर दिया क्योंकि टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपोल पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो जो यूरोपियन किंग्स थे उन्होंने एडवेंचरिस्ट लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यूरोपियन किंग्स ने कहा कि जो भी भारत के लिए नया ट्रेड रूट डिस्कवर करेगा उसे हम पैट्रोनेज देंगे, उसे हम पैसा देंगे, ठीक है। तो यूरोपियन राजाओं ने एडवेंचरिस्ट लोगों को प्रमोट करना शुरू किया। एडवेंचरिस्ट लोग कौन होते थे? जिन्हें सेलिंग करने का शौक़ था, नए ट्रेडर्स थे ये लोग, या जिन्हें नए नए एरियाज़ एक्सप्लोर करने थे, इन्हें प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये सब जो भी हो रहा था ये रेनेसां के प्रोसेस के अंडर ही हो रहा था, क्योंकि रेनेसां का प्रोसेस मतलब एक नया सोचने का तरीका। इसमें नई नई जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ हो रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हो रही थी, और राजाओं को मोटिवेशन मिल रही थी कि हम लोगों को पैट्रोनेज दें कि ताकि वो जाके इंडिया को डिस्कवर करें, ठीक है। रेनेसां ने आपका क्रिएटिविटी को प्रमोट किया, और इसके साथ साथ ये इंडिया के लिए नया जो रूट ढूंढना था वो इनकी एक इकोनॉमिक नेसेसिटी भी थी, ठीक है। इकोनॉमिक नेसेसिटी इसलिए थी क्योंकि अगर खुद रूट नहीं ढूंढेंगे तो टर्क से होकर जो सामान आएगा वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक इकोनॉमिक नेसेसिटी भी थी, इनके लिए ज़रूरी था कि ये टर्किश और हाँ, सॉरी फॉर लिटिल बिट डिसकंटिन्यूटी, ओके। तो रेनेसां की वजह से क्रिएटिविटी तो बढ़ी ही, साथ में इंडिया के लिए न्यू जो सी रूट डिस्कवर करना था उसके पीछे इकोनॉमिक नेसेसिटी भी थी, क्योंकि अरब के और टर्किश के थ्रू अगर सामान जाएगा यूरोप में तो ऑब्वियसली उनको बहुत महंगा पड़ेगा वो स्पाइसेस वगैरह। तो इस पीरियड में, रेनेसां के पीरियड में और भी चीज़ें हुई, साइंटिफिक डिस्कवरीज़ की बात की हमने, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंपास की डेवलपमेंट हुई, न्यू बोट डिज़ाइंस बनाए गए, आपकी जो सी शिपिंग बोट है ना, उसके नए नए डिज़ाइन डेवलप हुए। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई रेनेसां के अंडर, उन्होंने भी हेल्प की इंडिया की डिस्कवरी करने में, ठीक है। तो रेनेसां के पीरियड में एक बंदा था जिसका नाम था कोलंबस, ठीक है। रेनेसां के पीरियड में ही जब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी यूरोप में,
ये बंदा निकल पड़ा और एक जगह पहुंचा, इसको लगा कि ये इंडिया के वेस्टर्न शोर पे पहुंचा है और वहाँ का नाम रख दिया गया वेस्ट इंडीज़। पर ये एक्चुअल में पहुंचा था, कहाँ पहुंचा था, ये पहुंचा था अमेरिका। ओके, तो अमेरिका पहुंचा था ये और उस जगह को इसने वेस्ट इंडीज़ नाम दे दिया था। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी ये एडवेंचरिस्ट थे, ट्रेडर्स थे ये सब इस डिस्कवरी के लिए, न्यू रूट की डिस्कवरी के लिए अपने एफर्ट्स इसलिए लगा रहे थे क्योंकि अब इन्हें सप्लाईज नहीं मिल रही थी, या तो बहुत कम मिल रही थी और बहुत महंगी मिल रही थी। किस चीज़ की सप्लाईज? टेक्सटाइल्स की, स्पाइसेस की और बाकी स्पेशल कमोडिटीज़ की, जो भी इंडिया से जाता था यूरोप के लिए। ठीक है, तो रेनेसां ने ट्रेड को एनकरेज किया और चर्च ने भी अब कहा कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब तक जो भी लिमिटेड ट्रेड हो रही थी वो आपकी कैसे हो रही थी? इंडिया से सामान लाते थे अरब्स। ठीक है, अरब से जाता था वो टर्क्स के पास तुर्की में। ठीक है, टर्क से जाता था वो इटालियन मर्चेंट्स के पास। ठीक है, और फिर वहाँ से जाता था वो वेस्टर्न यूरोप में। ठीक है, तो वेस्टर्न यूरोप के जो राजा थे, किंग्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, वो चाहते थे कि वो अब सी रूट डिस्कवर करें इंडिया के लिए। तो काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की, जैसे कोलंबस अमेरिका पहुंचा। ठीक है, और एक और बंदा था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है, तो उसने भी कोशिश की थी रूट डिस्कवर करने की तो जो बंदा था बार्थोलोम्यू डियास करके, वो बंदा पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, इसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है, ये निकला था इधर से पोर्तुगीज से और ये यहाँ पे पहुँचा था केप ऑफ गुड होप में। ठीक है, गुड होप, इसने इस जगह को ये नाम इसलिए दिया था, इसने बोला कि ये जगह अब मेरे लिए अच्छे दिन लाएगी। ठीक है, तो इसने यहाँ का नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, बाकी आपका एक और बंदा था जिसका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, तो ये जो मैगलन था ये निकला आपका यूरोप से निकला इधर से। मैं इसको थोड़ा और कलर का पेन से, ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। यहाँ से निकला और साउथ अमेरिका के नीचे से इधर को चला गया। ठीक है, तो इसने इधर देखा कि भाई यहाँ पे तो जो आपका ओशन है ये बहुत ही शांत है। तो इसने इस ओशन का नाम रख दिया क्या? इसने ओशन का नाम रख दिया पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, क्योंकि ये ओशन बहुत ही शांत था। ठीक है, और ये घूमते घूमते पहुंचा इधर के एरिया में, दुनिया का चक्कर काटता हुआ, और ऑलमोस्ट इसने सरकमवेंट किया पूरे वर्ल्ड को, और इसने ये प्रूव कर दिया कि वर्ल्ड जो है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि वर्ल्ड इज़ स्फेरिकल। ओके, स्फेरिकल वर्ल्ड। तो कि जो ये मैगेलन था, ठीक है, इसने प्रूव किया कि वर्ल्ड इज़ नॉट फ्लैट बट स्पेरिकल। और इधर इंडोनेशिया के आसपास के इस रीजन में इधर पहुंच के इसकी मौत भी हो गई थी। ठीक है, तो अब यूरोपियन की, वेस्टर्न यूरोप के किंग्स के बीच कंपटीशन तो था आपस में कि हम ढूंढेंगे इंडिया के लिए सी रूट। ठीक है, एक और बंदा जिसका नाम मैंने आपको बताया वो था बार्थोलोम्यू डियास, जिसने केप ऑफ गुड होप तक रास्ता ढूंढा था। ठीक है, तो ये सब जो एडवेंचरस थे, ट्रेडर्स थे, ये सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि सप्लाईज इनको महंगी पड़ रही थी, तो इनकी कोशिश थी कि नया रूट डिस्कवर किया जाए। राजा की भी
इकोनॉमिक रीज़न की वजह से वेस्टर्न यूरोप के राजा वो चाहते थे कि वो ये रूट डिस्कवर करें, ठीक है। कुछ लोगों ने कोशिश की, जैसे हमने देखा कोलंबस ने की, बार्थोलोम्यूस डियास ने की, पर वो नहीं कर पाए। तो राजा, वेस्टर्न यूरोप के जो राजा थे, उन लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया, एडवेंचरिस्ट को पैसे देना शुरू किया कि जो भी रास्ता ढूंढेगा उन्हें हम इनाम देंगे, उन्हें हम पैट्रोनेज देंगे, ठीक है। तो राजाओं के बीच में जो कंपटीशन था आपस में लड़ने भी लगे राजा इस रूट को डिस्कवर करने के लिए। तो इस लड़ाई को रोकने के लिए बीच में रिलीजन आया, ठीक है। तो रेनेसां के बाद का जो पीरियड था आपका, तो उस पीरियड में जो यूरोपियन कैथोलिक चर्च था वो चाहता था कि जो उनकी आइडियोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड में फैले, ठीक है। किसकी आइडियोलॉजी? यूरोपियन कैथोलिक चर्च की। तो उन्होंने देखा कि राजा आपस में लड़ रहे हैं, राजा लोग इंडिया को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है, और बाकी दुनिया के रीजन्स को कैप्चर करने के लिए ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो इससे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो क्रिश्चियनिटी नहीं फैलेगी, है ना। तो जो पोप थे, जिस यानी कि हेड ऑफ कैथोलिक चर्च थे, आज के टाइम में भी पोप हैं, आपने देखा ही होगा। तो वो आए इनकी लड़ाई के बीच में, ठीक है। रेनेसां के बाद भी, यानी रिलीजन ने जब अपने आप को रिफॉर्म किया, उसके बाद भी बहुत रिस्पेक्ट होती थी रिलीजियस अथॉरिटी के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली पोप के लिए रिस्पेक्ट थी राजाओं की। तो पोप बीच में आए। उस समय आपके दो राज्य स्ट्रॉन्ग थे, वो थे पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। ये दो पावरफुल किंगडम्स थे और इनके बीच में आपस में राइवलरी थी इंडिया को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। तो जो पोप ने क्या किया, पोप ने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करके, ठीक है। और डिवाइड करने का पर्पस क्या था? डिवाइड करने का पर्पस था कि स्पेन और पुर्तगाल आपस में लड़ाई ना करें। तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई अटलांटिक ओशन में, और ये कहा गया कि राइट साइड वाले एरिया में पुर्तगाल एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, और वेस्ट वाले एरिया में स्पेन करेगा, ठीक है। और अब तुम आपस में लड़ोगे नहीं, ठीक है। ऑल्सो चर्च ने राजा को कहा कि जब तुम नए प्लेसेस डिस्कवर करोगे, राजाओं को कहा, तो तुम अपने साथ रिलीजियस प्रीचर्स को ले जाओगे। किसको ले जाओगे? रिलीजियस प्रीचर्स को, ताकि वो क्रिश्चियनिटी का जो ज्ञान है वो फैला सकें, ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी को फैला सकें। तो इन द नेम ऑफ गॉड, राजाओं को कहा गया रिलीजन द्वारा कि इन द नेम ऑफ गॉड यू लिव लाइफ विद ग्लोरी एंड गेट गोल्ड, कि भगवान के नाम पर तुम ग्लोरी भरा जीवन जियो और गोल्ड करो, एक कमाओ, यानी कि पैसा कमाओ। यानी कि ये आपका कंसेप्ट दिया गया, किस चीज़ का कंसेप्ट दिया गया? ये कंसेप्ट दिया गया आपका गॉड, ग्लोरी और गोल्ड का, ठीक है। राजाओं को कहा कि भगवान के नाम पर जाओ और तुम ग्लोरी कमाओगे और गोल्ड भी कमाओगे, ठीक है। तो जो ये वर्ल्ड डिवाइड किया गया पुर्तगाल और स्पेन के बीच एक इमेजिनरी लाइन द्वारा, जो कि ड्रॉ की गई थी अटलांटिक ओशन में। किसने ड्रॉ, कौन आया था इनके बीच? पोप आया था, पोप ने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। तो इसे कहते हैं हम ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, ठीक है। ये ट्रीटी हुई थी आपकी 1494 में, ओके। क्या था इस ट्रीटी में? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई अटलांटिक में, पुर्तगीज को ईस्ट वाला पोर्शन दिया गया और स्पेन को वेस्ट वाला दिया गया, ठीक है। तो ये ट्रीटी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इससे अब स्पेन और पुर्तगाल आपस में फ़ाइट नहीं करेंगे और पुर्तगाल के लिए अब
रास्ता बहुत ही क्लियर था ईस्टर्न साइड की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए और इंडिया को डिस्कवर करने के लिए। और ऑल्सो जो स्पेन था उसको पता था कि हमें इंडिया तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वेस्ट में ऑलरेडी कोलंबस गया हुआ था और उससे तो अमेरिका वगैरह मिला था वेस्ट में। पर उन्हें पता था कि वेस्ट में जो भी एरिया है वो वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, अपनी एनर्जी उधर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब हम समराइज़ कर सकते हैं अब तक जो हमने पढ़ा कि इंडिया के लिए जो रूट था वो इम्पोर्टेंट क्यों था यूरोप के लिए, ठीक है। वाई इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि यूरोप डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट ऑन इंडिया। किन चीज़ों के लिए डिपेंडेंट था? एक तो स्पाइसेस के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स में जैसे एग्जांपल हो गया आपका सिल्क का हो गया और बाकी टेक्सटाइल्स, ठीक है। बाकी जेम्स एंड ज्वेलरीज भी जाती थी इंडिया से, एक्सपोर्ट होती थी। तो ये हैं हमारे पास एग्जांपल, इनके लिए यूरोप डिपेंडेंट था। और ऑल्सो जो था कि यूरोप में अपनी इंटरनल प्रॉब्लम थी, ठीक है। इंटरनल प्रॉब्लम क्या थी? इंटरनल प्रॉब्लम थी डार्क एज की, ठीक है। डार्क एज जब लोग लॉजिकली नहीं सोचते थे और रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था एक कॉमन मैन की ज़िंदगी में, ठीक है। तो इस वजह से क्या था, सोसाइटी स्टेगनेंट बन चुकी थी, ठीक है। रिलीजन का डोमिनेशन था, फ्यूडल इकोनॉमी थी। और इस वजह से जो ओवरऑल ट्रेड एंड कॉमर्स था, ट्रेड एंड कॉमर्स था, उसको प्रमोट नहीं किया जाता था, ठीक है। पर एटलीस्ट अब तक जो था, जो लैंड रूट था इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए वो एस्टेब्लिश था फिलहाल। पर हुआ क्या, कॉन्स्टेंटिनोपोल का फॉल हुआ, यानी कि टर्क्स ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो कॉन्स्टेंटिनोपोल यानी आज के समय का टर्की है ना, इसे एक और नाम भी दिया जाता है। मतलब फ़िलहाल तो इन्होंने नाम चेंज कर दिया, तुर्की और रख दिया है अब नाम। और इसको हम एशिया माइनर भी कहते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि 1453 में यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया टर्क्स ने, ठीक है। तो अब इस वजह से अब रेनेसॉ की शुरुआत होगी, जहाँ पे लोग प्रश्न करना शुरू कर देंगे, सवाल करना शुरू कर देंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देंगे, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और तो रेनेसॉ की वजह से, रेनेसॉ किस वजह से हुआ, एक रीज़न था इसका फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है। तो रेनेसॉ और कॉन्स्टेंटिनोपोल आपस में लिंक्ड हैं। तो कैसे लिंक्ड हैं ये मैं बता चुका हूँ। जो कॉन्स्टेंटिनोपोल से क्रिश्चियंस आए यूरोप में, उन्होंने वेस्टर्न यूरोप में लोगों को जगाया कि अब बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है। तो पोस्ट 1453 के बाद, ठीक है, क्या हुआ, अब कॉन्स्टेंटिनोपोल टर्क्स के हाथ में था, ठीक है। ट्रेड कैसे होती थी, इंडिया से पहले अरब के पास सामान जाएगा, अरब से टर्क्स के पास जाएगा और टर्क्स से इटालियंस के पास जाएगा और फिर जाके वो इटालियंस के थ्रू वेस्टर्न यूरोप में पहुंचेगा, ठीक है। तो जब पुर्तगीज़ इंडिया पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली इन सब को तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि इनकी जो मोनोपोली थी उसको चैलेंज किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इटालियंस है वो पैसा भेजेंगे, ठीक है। इटालियंस आपके पैसा भेजेंगे, ठीक है। और टर्क्स और अरब्स आपका आर्मी भेजेंगे, ठीक है। किस चीज़ के लिए भेजेंगे सब? पुर्तगीज़ को डिफीट करने के लिए इंडिया में, टू डिफीट पुर्तगीज़ इन इंडिया, ठीक है। अगर आप इस समय क्वेश्चन पूछोगे पुर्तगीज़ पुर्तगीज़ चला है, पर इंग्लैंड कहाँ था
जब ये ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास हुई, इंग्लैंड क्या कर रहा था उस समय? तो इसका उत्तर यह है कि इंग्लैंड उस समय सो रहा था। इंग्लैंड में अभी भी डार्क एज ही थी। इंग्लैंड में रेनेसां के जो थॉट है वो थोड़ा लेट पहुंचेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लैंड एक आइलैंड है, वो मेन यूरोप से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, तो इस वजह से भी तो इंग्लैंड में थोड़ा लेट पहुंचेंगे ये रेनेसां के थॉट्स, ठीक है। तो एक तो हमने ये देखा कि राजाओं ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जोग्राफिकल डिस्कवरीज में। कैसे प्ले किया? क्योंकि उन्होंने एडवेंचरस लोगों को पेट्रोनेज देने की शुरुआत की, ठीक है। तो पुर्तगाल का एक राजा था, किंग हेनरी नाम था, ठीक है। उनको एक और नाम से भी जाना जाता था, वो था द नेविगेटर। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनको खुद शौक था बोट वगैरह में जाने का, और इससे नेविगेशन से रिलेटेड इस सब का शौक उनको खुद को था, ठीक है। तो जो किंग हेनरी था वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था कि इंडिया को डिस्कवर करना ही है। वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था। और ये अर्ज क्यों थी किंग हेनरी में? एक तो इकोनॉमिक रीज़न थे, ठीक है, बाकी एडवेंचरिज्म भी था खुद के अंदर ही, ठीक है, और रिलीजियस अर्ज भी थी ही कि क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, ठीक है। और वो ये भी चाहता था कि वो अरब और टर्क्स और इटालियंस की जो मोनोपोली है इसको तोड़ पाए, ठीक है। पर वो अपने लाइफ टाइम में किंग हेनरी डिस्कवर तो नहीं कर पाया इंडिया, पर उसने एक ट्रेंड शुरू कर दिया था। ट्रेंड किस चीज़ का शुरू कर दिया था? एक तो इस चीज़ का कि पेट्रोनेज देंगे हम एडवेंचरस लोगों को, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा कि चर्च ने तो सैंक्शन दे दिया था कि जाओ डिस्कवर करो और क्रिश्चियनिटी को फैलाओ, तो ये भी अर्ज थी उसके अंदर। तो उसने काफ़ी सारे लोगों को पेट्रोनेज दी, प्रमोट किया एडवेंचरिस्ट को, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार्थेलोम्यू डियाज जैसे लोग जाने लगे, है ना। बार्थेलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया। 1487 में पहुंचा। वो कहाँ पहुंचा? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। उसने वहाँ पहुँच के बोला ये एक ऐसी जगह है जो मेरे लिए एक अच्छा दिन लाएगी, इसलिए उसने वहाँ का नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। अच्छा दिन लाएगी यानी कि यहाँ से मुझे इंडिया मिलेगा आगे, तो इसलिए वो खुश था ये जगह मेरे लिए अच्छे दिन लाएगी। तो ठीक है, इस तरह से कई पोर्तुगीज़ ने शुरू किया, एफर्ट्स शुरू किए इंडिया को ढूंढने के लिए, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियाज ने जो क्या कर दिया था, केप ऑफ गुड होप तक रास्ता उसने मैप कर दिया था। तो उसने रास्ता, यहाँ तक का रास्ता तो उसने क्लियर कर दिया। अब लोगों को पता था कि यहाँ तक तो पहुँचना ही है, अब जो भी है इंडिया यहाँ से आगे ही ढूंढना है, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट की वजह से एक और एडवेंचरिस्ट आया जिसका नाम था वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। तो ये जो एडवेंचरिस्ट था ये पुर्तगाल से निकला अपनी ग्रुप ऑफ शिप्स के साथ, ठीक है, और केप ऑफ गुड होप पहुंचा। ये जगह है आपकी केप ऑफ गुड होप, है ना, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो वहाँ पे मार्केट में इसे एक इंडियन मिला। ये इंडियन था एक गुजराती बिजनेसमैन कम सेलर था, मतलब सेलर भी था ये, बिजनेसमैन भी था ये, छोटा मोटा, ठीक है। तो इस बंदे का नाम था अब्दुल माजिद, ठीक है। तो इसने उसको बोला कि भाई मेरे को इंडिया ले चल, ठीक है। पर एक आयरनी है यहाँ पे कि जब वास्को डी गामा यूरोप से निकला था तो वो उसकी जो उसका जहाज़ था वो यूरोप में सबसे बड़ा जहाज़ था, ठीक है। वो निकला यूरोप से, पर जब केप ऑफ गुड होप में पहुंचा और फिर इंडिया की तरफ निकला इस गुजराती बिजनेसमैन के साथ, बाकी इनका जो ग्रुप ऑफ शिप्स थी उनके साथ, तो उस कॉन्वॉय में उसकी वास्को डी गामा की बोट सबसे छोटी थी। ये एक आयरनी है, यूरोप से निकला तो सबसे बड़ी बोट, और जब आगे उनके साथ चल रहा है तो सबसे छोटी बोट। तो इसका मतलब इंडिया में काफ़ी बड़ी होती थी बोट्स वगैरह, काफ़ी बड़ी बड़ी, जो ये गुड्स लाया करते थे, इनमें बिजनेस किया करते थे। पर हाँ, ये अलग बात है कि इनमें तोप वगैरह अटैच नहीं थी, ये लड़ने के लिए नहीं थी, ये
बिजनेस के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो इस तरह से वास्को डी गामा इस रूट से पहुंचेगा, यहाँ मेडागास्कर से के अंदर से होकर के यहाँ मोज़ाम्बिक वाला जो रीजन है आपका, ठीक है, और मोज़ाम्बिक, फिर यहाँ से पहुंचेगा कैलीकट, ठीक है, यहाँ से कैलीकट पहुंचेगा। तो टाइम के साथ साथ यहाँ वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको और पुर्तगीज़ सेटलमेंट्स भी दिखेंगी इन रीजन में, ओके। सबसे पहली सेटलमेंट इन्होंने बनाई थी केप ऑफ गुड होप में, ओके। तो ओके, कैलीकट पहुंचा फिर वास्को डी गामा। तो कैलीकट जो है वो एंशियंट पोर्ट है, ठीक है। एंशियंट पोर्ट में एंशियंट टाइम में इस पोर्ट का नाम था मुजीरिस, ठीक है। ये एक चेरा डायनेस्टी का पोर्ट था, चेरा डायनेस्टी का संगम पीरियड के दौरान, ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे एंशियंट हिस्ट्री में। और फिर आज के समय में यहाँ कैलीकट का नाम है कोझिकोडे, ओके। तो लोकल किंग था कैलीकट का, उसका लोकल किंग का नाम था मना विक्रमा। क्या नाम था? मना विक्रमा, ठीक है। उसने इनका वास्को डी गामा वगैरह का, इनका फॉरेनर्स का वेलकम किया, ठीक है। इसको पोर्तुगीज़ जैमोरिन बोलते थे। एक्चुअल में ये मिस प्रोनाउंसिएशन थी किसकी? समुथ्री की मिस प्रोनाउंसिएशन थी जैमोरिन, पोर्तुगीज़ जैमोरिन बोलते थे, ठीक है। और समुथ्री भी एक्चुअल में नाम नहीं है, समुथ्री एक टाइटल है, एक टाइटल है जो कि आपका मलयालम किंग को दिया जाता है, ठीक है। तो समुथ्री भी एक्चुअल में नाम नहीं, एक टाइटल है। और समुथ्री की मिस प्रोनाउंसिएशन है जैमोरिन, तो पुर्तगीज़ इसको जैमोरिन बोलते थे, मना विक्रमा को। राजा का नाम तो एक्चुअल में मना विक्रमा है, ठीक है। तो वास्को डी गामा कब पहुंचा था? 21 मई 1498 को पहुंचा था कैलीकट में। कुछ बुक्स में, सोर्सेज में डेट अलग भी दी हो सकती है, कईयों में अलग दी है, कईयों में अलग दी है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे 21 मई लेके चल रहे हैं, ओके। तो यहाँ से एक नया एरा शुरुआत होगा, किस चीज़ का न्यू एरा? ये होगा आपका इंडिया यूरो रिलेशंस का न्यू एरा शुरू होगा, क्योंकि अब पुर्तगीज़ की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो सोचो, जब पुर्तगीज़ की एंट्री होगी, जो एग्जिस्टिंग लोग थे जो बिज़नेस कर रहे थे, यानी कि इटालियंस, टर्क्स और अरब्स, इनको तो ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बिज़नेस उनके थ्रू नहीं हो रहा, बिज़नेस उनके बिना हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए इंडिया में डायरेक्टली फ़ाइट करना तो इजी नहीं था, पर सी में वो कर सकते थे, समुद्र में वो पुर्तगीज़ से लड़ाई कर सकते थे। तो हमने देखा कि वास्को डी गामा की एंट्री की वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हुई, जिस सिचुएशन की वजह से जो अरब्स की मोनोपोली थी, क्योंकि मेनली अरब्स ही थे जो इंडिया से आपका ये अरेबियन वेस्टर्न, सॉरी, इस जो आपका अरब वाला एरिया है, इंडिया से वहाँ तक सामान वो अरब्स ही ले जाते थे। तो ऑब्वियसली उनको तो गुस्सा आएगा ही, ठीक है, क्योंकि उनका लॉस होगा। ये अरब्स का ट्रेडिशनल रूट था, काफ़ी पहले से था इनका अरब्स का ट्रेडिशनल रूट, 300 सालों से था ये कोई मतलब रिसेंट बात भी नहीं थी। तो जो ये अरब्स थे आपका, ये इधर इन एरियाज से, है ना, यहाँ से इंडिया आते थे, श्रीलंका भी जाते थे, यहाँ बंगाल वाले रीजन भी आते थे, ठीक है। बल्कि ये अप टू मलक्का और इंडोनेशिया वाले रीजन में भी जाते थे और ट्रेड करते थे और यहाँ से सामान लाते थे, ठीक है। पर अब बीच में इनका यूज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि अब तो पुर्तगीज़ डायरेक्टली पहुँच चुके हैं न्यू सी रूट डिस्कवर करके, है ना। पुर्तगीज़ डायरेक्टली पहुँच के उनको इंडिया का एक्सेस मिल गया है, तो ऑब्वियसली उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, ठीक है।
जो अरब से टर्किश को जाना था सामान, टर्किश से इटालियंस को, और फिर जाके इटालियन से वेस्टर्न यूरोप में जाना था, अब वो डायरेक्टली वेस्टर्न यूरोप को जाएगा। तो जो ये आपका एटीआई नेक्सस था, एटीआई नेक्सस यानी कि अरब्स, ठीक है, टर्क्स और इटालियंस, इनको तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, ठीक है। तो एटीआई नेक्सस टूट गया, किसकी वजह से? पुर्तगीज़ की वजह से। सी रूट डेवलप हुआ, किसकी वजह से? पुर्तगीज़ की वजह से। उनकी मोनोपोली चैलेंज हो रही है, किसकी वजह से? पुर्तगीज़ की वजह से। और मोनोपोली भी इनकी 300-400 साल पुरानी मोनोपोली थी अरब्स की, ठीक है। तो डेफिनेटली इस सब की वजह से रिएक्शन तो आएगा ही। तो अरब कम्युनिटी जो इंडिया में थी, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एक मरक्कर्स, ठीक है। तो ये मरक्कर्स कौन थे? ये मरक्कर्स थे, इट वॉज़ अ क्लास ऑफ अरब स्लेव्स, ठीक है। अरब स्लेव्स की क्लास थी ये, इसमें इंडियन कम्युनिटी के लोग भी थे। ये लोग ट्रेड को कंट्रोल करते थे बाय बोट्स एंड नेविगेशन, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बोट्स में, नेविगेशन वगैरह में और ट्रेड में। तो ये इनकी रोज़ी रोटी थी एक तरह से मरक्कर्स की, ठीक है। तो इनको लगा कि अब तो इनका बिजनेस चला जाएगा, दे विल रन आउट ऑफ देयर बिजनेस। तो इन्होंने राजा मना विक्रमा को कहा कि आप पुर्तगीज़ को पेट्रोनेज मत दो, ये दो, इसका दोनों को लॉस होगा, हमें भी लॉस होगा और आपको भी लॉस होगा। तो राजा ने भी बोला हाँ चलो देखते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड तक जो है मरक्कर्स का अच्छे रिलेशन थे, ठीक है। किसके साथ अच्छे रिलेशन थे? मना विक्रमा के साथ अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि दोनों को फियर था पुर्तगीज़ से, ठीक है। मतलब नए नए आए थे पुर्तगीज़, तो मना विक्रमा को भी ऑब्वियसली कुछ लेवल ऑफ फियर तो होगा ही, मतलब पुर्तगीज़ से, कि क्या है, मतलब इनका नेचर क्या है, या जब तक आप ट्रस्ट नहीं करते हो, है ना। तो इवन यहाँ तक कि मरक्कर्स ने पुर्तगीज़ से लड़ाई भी की, ठीक है, छोटी मोटी कन्फ्रंटेशंस की इन्होंने। पर कुछ जनरेशन्स के बाद अराउंड 1595, ठीक है, अब जो कैलिकट का राजा था, ठीक है, मना विक्रमा नहीं था, कोई और था, मतलब आगे की जनरेशन का। तो पुर्तगीज़ और किंग ऑफ कैलिकट जो थे, किंग ऑफ कैलिकट, उनकी फ्रेंडशिप हो चुकी थी अब तक। उन्होंने मिलके एक ट्रीटी की, ठीक है, और उस ट्रीटी के अंदर उन्होंने मरक्कर्स को हरा दिया, ठीक है, मरक्कर्स को भगा दिया। मरक्कर्स वर फिनिश्ड, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का? डिवाइड एंड रूल का। तो मरक्कर्स सबसे पहले डिवाइड एंड रूल का शिकार बन गए। तो मरक्कर्स को बचे कुचे जो थे उनको हटा दिया गया रास्ते से। मरक्कर्स की रोज़ी रोटी थी ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो उनका था अरब्स के साथ, ठीक है ना। तो पुर्तगीज़ ने तो देख लिया था जब तक ये मरक्कर्स हैं ये हमारे नाक में दम करके रखेंगे। एक दो बार कन्फ्लिक्ट हुआ मरक्कर्स और पुर्तगीज़ के बीच, पर एंड में ये मरक्कर्स को रास्ते से हटा दिया गया, ठीक है। जो पहले भी बीच में छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट हुए थे उसमें भी पुर्तगीज़ ने मरक्कर्स को हराया था, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मरक्कर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द वे। तो पुर्तगीज़ कॉलोनाइजेशन जो इंडिया में होती है वो ऑलमोस्ट 2 फेजेस में होती है, ठीक है। 2 फेजेस ऑफ पुर्तगीज़ कॉलोनाइजेशन। जो पहला फेज़ है इसमें आएंगे आपके एडवेंचरिस्ट लोग। एडवेंचरिस्ट में जैसे एडवेंचरिस्ट या फिर ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं। सबसे पहले आता है वास्को, आता है वास्को डी गामा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैब्राल करके बंदा आता है, और उसके बाद फिर दोबारा वास्को अपनी सेकंड विजिट पे आता है, ठीक है। ये पीरियड था आपका इनका तीनों का, अराउंड रख लो 1498 से 1505 तक का पीरियड, ठीक है। तो ये सब पुर्तगाल के राजा ने देखा कि ये लोग तो बहुत ही पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। पैसा कमा रहे हैं, तो पुर्तगाल के राजा को लगा कि मैं खुद ही कंट्रोल करता हूँ बिज़नेस को और मैं पैसा कमाऊँगा।
तो फिर इस पीरियड के बाद होगी स्टेट की एंट्री, ठीक है। तो 1505 ऑनवर्ड्स, ठीक है, क्या होगा, अब पुर्तगीज स्टेट जो है वो खुद इस गेम में घुसेगा। किस गेम में? गेम ऑफ इकोनॉमी, गेम ऑफ रिलीजन एंड गेम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें खुद पुर्तगीज स्टेट की एंट्री होगी। जो एटीआई नेक्सस है आपका अरब्स का, टर्क्स का और इटालियंस का, वो पुर्तगीज़ को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि एडवेंचरस लोगों ने बहुत पैसा कमाया, यहाँ तक कि वास्को डी गामा ने अपने मेमोयर में लिखा है, यानी मेमोयर यानी अपनी डायरी टाइप में लिखा है कि उसने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया, ठीक है। 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया उस बंदे ने। फिर ये सब इतना प्रॉफिट वगैरह देख के तो पुर्तगाल के राजा ने भी सोचा कि अब हम खुद एंट्री करेंगे, तो अब पुर्तगीज स्टेट की डायरेक्ट एंट्री होगी, ठीक है। और वास्को के बाद आया था कैब्रल, ठीक है। तो कैब्रल जो था, अरब्स ने ट्राई किया था इसको रोकने की, ठीक है। तो इसने डिफीट किया उनको, ही डिफीटेड देम, अरब्स, ठीक है। मोर देन 600 अरब्स वर किल्ड। 600 से ज़्यादा अरब्स मारे गए थे जब कैब्रल ने इनको हराया था। तो पुर्तगीज़ ने अपने गन बोट डिप्लोमेसी दिखाई, अपनी गन बोट की पावर दिखाई। गन बोट डिप्लोमेसी यानी बोट के ऊपर गन लगी होती थी, ऑब्वियसली उसके दम पे जो डिप्लोमेसी होगी वो आपकी गन बोट डिप्लोमेसी हो गई। तो पुर्तगीज़ ने अपनी गन बोट डिप्लोमेसी की पावर दिखाई, यहाँ तक कि पुर्तगीज़ ने इंडियन राजाओं को भी धोया था। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास। 1508 में किंग ऑफ गुजरात जो था उसने प्लान बनाया हुआ था। तो उसने प्लान के तहत इजिप्ट अपनी आर्मी, ठीक है, इजिप्ट की आर्मी, क्योंकि इजिप्शियंस का भी लॉस हो रहा था पुर्तगीज़ की वजह से बिजनेस में, ठीक है। इजिप्ट की आर्मी प्लस अरब्स, ठीक है, खुद तो था ही, इनका कॉम्बिनेशन और प्लस इनको पैसा भेजा इटालियन मर्चेंट्स ने, ठीक है। इटालियन मर्चेंट्स ने क्या भेजा? मनी, ठीक है। इस समय जो टर्क्स थे वो कहीं और इश्यूज़ में इन्वॉल्व थे, इसलिए आपको यहाँ पे टर्क्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगी। तो इन सब ने मिल के पुर्तगीज़ को हराया एक बैटल में, ठीक है, क्योंकि सबको प्रॉब्लम थी किससे? पुर्तगीज़ से, ठीक है। तो गुजरात भी इसलिए इन्वॉल्व हुआ था इस वॉर में क्योंकि गुजरात का भी लॉस हो रहा था, क्योंकि पुर्तगीज़ ने कंट्रोल करके रखा था पूरा सी, तो ऑब्वियसली गुजरात का भी लॉस हो रहा था। तो गुजरात के किंग ने प्लान बनाया, इसमें उसने इजिप्शियंस को भी इन्वॉल्व किया और अरब्स को भी इन्वॉल्व किया और पैसा भी मांगा इटालियंस मर्चेंट से, ठीक है। तो इन तीनों की आर्मी, गुजरात की, इजिप्ट की, अरब की प्लस इटली का पैसा, और इन्होंने मिलके पुर्तगीज़ को हराया, ठीक है। इस फाइट में जो जॉइंट फोर्सेस ने मिलके पुर्तगीज़ को हराया, पुर्तगीज़ का उस समय एक एम्बिशन था। तो उस समय एक और एम्बिशन भी था पुर्तगीज़ का, वो एम्बिशन था दीव को कैप्चर करना। उनको लगा कि दीव कैप्चर करेंगे तो सी वाले एरिया में उनको डोमिनेशन बनाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इनकी जॉइंट आर्मी ने मिलके हराया था पुर्तगीज़ को, और जब हराया था उस टाइम एक बंदा था अल्मेदा करके, वो था पुर्तगीज़ किंग का गवर्नर था, ठीक है। अल्मेदा जो बंदा था वो पुर्तगीज़ किंग का क्या था? गवर्नर था, ठीक है। तो जब इन जॉइंट आर्मी ने मिलके इनको हराया था, उसमें इसका क्या? बेटा मर गया था, सन डाइड। तो फिर इसने बदला लिया, ही टुक रिवेंज, अल्मेदा ने बदला लिया, ठीक है, अपने बेटे की मौत का। और ऑल्सो अल्मेदा को जो था पुर्तगीज़ राजा ने बोला हुआ था जाओ इंडिया में एक्सपेंड करो, पैसा कमाओ और क्रिश्चियनिटी फैलाओ। अल्मेदा का सन मर गया और इसने लिया बदला कैसे लिया? इसने ये जो जॉइंट और कंबाइंड आर्मी थी आपकी, इसको हराया, और इनको हराने के बाद इसने एस्टेब्लिश की ब्लू वाटर पॉलिसी,
ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि एक तरह से आप कह दो पूरे समुद्र पे दबदबा एस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि समुद्र में पानी कैसा होता है, ब्लू होता है ना अंदर, मतलब शोर के पास नहीं पर आगे का एरिया काफ़ी ज़्यादा ब्लू ब्लू होता है, तो इसलिए इसको ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। तो एक तरह से पूरे ओशन में दबदबा होना, ये थी इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो अपनी गन बोट डिप्लोमेसी से और अपने अर्मेडा से, अर्मेडा यानी कि जो जहाज़ों का समूह है उसको अर्मेडा बोलते हैं, ठीक है। अपने अर्मेडा और अपनी गन बोट डिप्लोमेसी की मदद से इन्होंने पूरे इंडियन ओशन और अरेबियन सी पर अपना दबदबा बनाया, ठीक है। तो फ़िलहाल हम अभी यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज़ करेंगे, ठीक है, और आगे की डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।